नमस्कार, स्वागत है आप सबका लोकतंत्र 2014 में। मैं हूं कवीन सचान। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की गर्मी बढ़ने लगी है। पार्टियों के दिग्गज प्रचार मैदान में उतर चुके हैं और एक से बढ़कर एक वादे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरे दलों पर आरोप और प्रत्यारोप भी। लोकतंत्र 2014 में आज हम बात करेंगे चुनावी समर की और वहां पर मुद्दों की, वादों की, और ये भी बताएंगे कि असल में अलग अलग इलाकों में क्या मुद्दे हैं। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। शिवसेना का बीजेपी पर राज्य को बांटने का आरोप। सिंदखेड़ा में प्रधानमंत्री का ऐलान, नहीं बंटने देंगे महाराष्ट्र। नितिन गडकरी पेड न्यूज और वोट के बदले नोट के बयान पर कायम। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, कांग्रेस की प्रचार पर रोक की मांग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा में सरकार विरोधी लहर से इनकार। राजीव शुक्ला ने कहा, कांग्रेस शासन में राज्य का बेहतर हुआ विकास। हिसार में चरम पर है प्रचार अभियान। बिजली, सड़क, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बड़ा चुनावी मुद्दा। और शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और शिवसेना की तल्खियां और बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप लगाया, तो प्रधानमंत्री ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र को कभी नहीं बंटने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिंदखेड़ा, भुसावल, खामगांव और नागपुर में रैलियां की। सिंदखेड़ा की रैली में उन्होंने कहा कि वो किसी कीमत पर महाराष्ट्र को बंटने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र को आगे बढ़ाए बिना विकास मुमकिन नहीं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए? भाइयों बहनों, जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। दरअसल शिवसेना बीजेपी पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप लगा रही है। पार्टी के मुखपत्र सामना में भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी दिल्ली का कामकाज छोड़कर महाराष्ट्र के गांव-गांव में घूम रहे हैं। बीजेपी और सहयोगी पार्टी आरपीआई ने शिवसेना के इस बयान को हताशा भरा करार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना हताश हो चुकी है, चुनाव मैदान में अपनी हार को कबूल कर चुकी है? क्योंकि जो जंग हमारा कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ था, ऐसा क्यों है कि शिवसेना आज अपना जंग बीजेपी के खिलाफ मान रही है? जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको थोड़ा ये गुस्सा है कि भाई ये बीजेपी और शिवसेना का अलायंस बरकरार रहना चाहिए था, तो टूट गए, इसलिए थोड़ा सा वो उसी तरह की बातें कर रहे हैं। जाहिर है बीजेपी के नर्म रुख का शिवसेना पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। इसीलिए बीजेपी अब बचाव की बजाय अपने सवालों से शिवसेना की आलोचना कर अपना रुख साफ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो महाराष्ट्र को बांटने या फिर ना बांटने को लेकर तल्ख हो रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। चलेंगे सीधे हम प्रणव गोस्वामी के पास, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। प्रणव, शिवसेना की बात करें या फिर एमएनएस की बात करें, महाराष्ट्र को बांटने को लेकर बहुत ज्यादा इस मुद्दे को उछाला गया और प्रधानमंत्री की ओर से तुरंत सफाई भी आई है। क्या यह माना जाए कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर एक बड़ा वर्ग है वोटरों का जो कि सेंसिटिव है? देखिए, जब भी महाराष्ट्र के बंटवारे की बात आती है और खासतौर पर विदर्भ का जो हिस्सा है उसको बांटने की दरअसल बात होती रही है, लंबी मांग भी होती रही है। मगर अगर यहाँ महाराष्ट्र में अगर हम जन भावनाओं की बात करें तो वो आज भी बहुत भावनात्मक रूप से इस मुद्दे को लेते हैं कि महाराष्ट्र नहीं बंटना चाहिए। आपको याद होगा कि जो मशहूर लेखिका है शोभा डे, उन्होंने भी एक बार जिस वक्त तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, उस वक्त उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। इसको देखते हुए बीजेपी भी किसी भी तरह से ये मैसेज किसी भी रूप में नहीं देना चाहती कि वो महाराष्ट्र को बांटने के पक्ष में है, क्योंकि
बीजेपी को इसलिए इस तरह से डिफेंसिव होना पड़ रहा है क्योंकि हमेशा से ही बीजेपी की जो नीति रही है वो छोटे राज्यों के पक्ष में उनकी नीति रही है। ऐसे में जब शिवसेना ने सीधे सीधे आरोप लगाया है बीजेपी पर कि वो महाराष्ट्र को बांट सकती है अगर वो सत्ता में आती है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि इस पर स्थिति और तस्वीर को स्पष्ट करना खुद प्रधानमंत्री को ये स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उनका ये आरोप है शिवसेना पर कि वो जो सत्तारूढ़ दल है एनसीपी और कांग्रेस, जो 15 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में या कहें महाराष्ट्र की जो सत्ता है उस पर काबिज है, उस पर किसी भी तरह के अटैक करने के बजाय, उसको अपने रैलियों में निशाना बनाने के बजाय वो बीजेपी पर निशाना बना रही है। इसीलिए बीजेपी अपनी रैलियों में ये बता रही है कि शायद शिवसेना पहले ही अपनी हार मान रही है। तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प हुआ है ये पूरा मुकाबला। जहाँ तक मैंने मराठवाड़ा का हिस्सा देखा है, वहाँ पर बीजेपी ने लोकसभा में लीड ली थी, मगर विधानसभा चुनाव में मराठवाड़ा इलाके में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लातूर में कांग्रेस का कब्जा है, औरंगाबाद में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, सोलापुर में अच्छी स्थिति में है, अहमदनगर में अच्छी स्थिति में। तो इन सारी ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी भले ही ये कहती रही हो कि उन्होंने अपने सहयोगी शिवसेना को सीटें छोड़ दी थी, मगर ये चुनाव ये साफ कर देगा कि इन इलाकों में बीजेपी की वजूद कितना है। प्रणव, मैं सीधे तौर पर यह कहा जाए कि जब विदर्भ के इलाके की बात होती, जहां पर आकर प्रधानमंत्री सीधे शिवसेना, मैं कहूं शिवसेना को जवाब देते हैं, उससे पहले उन्होंने कहा था कि वो शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। क्या ये माना जाए कि एक ऐसी बेल्ट है जहां पर कहीं ना कहीं शिवसेना का जो वजूद है वो खासा ज्यादा दिखता है और इसीलिए बीजेपी को जाने अनजाने ना चाहकर भी उस पर अटैक करना पड़ रहा है? जी देखिए, ये ज़रूर एक विरोधाभास है क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले ही कोल्हापुर में जो रैली हुई थी 5 तारीख को, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपना सम्मान जाहिर किया था बाला साहब ठाकरे के लिए, और विदर्भ तक आते आते स्थिति थोड़ी बदली है। उसकी वजह समझा जा सकता है क्योंकि शिवसेना ने भी अब सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त है तो वो इतनी सारी रैलियां क्यों कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो उनका भी फोकस बीजेपी के ऊपर शिफ्ट हो गया एनसीपी और कांग्रेस से। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी परिस्थितियों में बीजेपी को लगता है कि वो अगर जवाब नहीं देती है उन मुद्दों का, खासतौर पर जो कि सीधे सीधे महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं से जुड़े हुए, तो शायद उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को स्पष्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस समय के लिए। बता रहे थे कि क्यों प्रधानमंत्री को आज महाराष्ट्र को एकजुट रखने के लिए सरकार की ओर से उन्हें सफाई देनी पड़ी। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में रैलियों को संबोधित किया। लातूर जिले के चाकोर की रैली में उन्होंने सूबे के किसानों के मुद्दे को जोर दिया। वहीं राजनाथ सिंह ने दावा किया कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों से महंगाई में कमी आई है। उन्होंने कहा कि महंगाई जादू की छड़ी से नहीं बल्कि ईमानदार प्रयासों से काबू में आती है। 4 महीने में हमने कुछ किया हो अथवा न किया हो, लेकिन इस सच्चाई को मेरे बहनों भाइयों कोई नकार नहीं सकता है कि इन 4 महीनों में बढ़ती हुई महंगाई को रोक देने में हम लोगों ने पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। भले ही शिवसेना बीजेपी की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ रही हो, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि गठबंधन टूटने के बाद भी दोनों दलों में कोई बैर नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद दोनों के साथ आने के रास्ते भी खुले हैं। देवेंद्र से बातचीत की हमारे सहयोगी संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। सर, शायद 25 साल में ये सबसे कठिन चुनौती है जब आपके 25 साल पुराने दोस्त आपके साथ नहीं है। किस तरह का ये एक चुनौती मानते हैं हम इन चुनावों में? पहली बार महाराष्ट्र की जनता को ये अपॉर्चुनिटी मिली है किसी एक पार्टी की सरकार को चुने, और महाराष्ट्र की जनता ये तय करेगी कि मोदी जी के हाथ में हाथ डालकर कौन सी सरकार काम कर सकती है। एक तरफ शिवसेना आपके साथ नहीं है और उस दूसरी तरफ आपके जो कदावर नेता गोपीनाथ मुंडे इस चुनाव में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। ऐसे में अध्यक्ष होने के नाते आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है, क्या कहेंगे? गोपीनाथ राव जी हमारे बीच नहीं है, ये हमारे लिए दुर्दैवी है, लेकिन गोपीनाथ राव जी ने जिस प्रकार का कार्य खड़ा किया वो कार्य हमारे साथ में है। जिस प्रकार की संकल्पना उन्होंने तैयार की थी, इस चुनाव की जो तैयारी उन्होंने की थी, वो सारी हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों या उनके नाम पर चुनाव लोकसभा में लड़ा गया,
स्थानीय रूप में ऐसे कौन से इश्यूज है जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से किसानों की आत्महत्या इस सरकार के कार्यकाल में हुए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कलंकित सरकार ऐसा इस सरकार की ओर देखा जाएगा। और इसलिए एक और हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, दूसरी ओर हम सुशासन देंगे। शिवसेना के रिश्तों पर क्या कहेंगे? हम दोनों की मंजिल तो एक ही है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करना। महाराष्ट्र में नेता कौन? भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको चुनेगा वो नेता। फडणवीस जी जिन्होंने कहा कि रिश्ते बदलते नहीं है, भले ही इस चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया, और जहां तक बीजेपी के महाराष्ट्र में नेता के नाम पर उन्होंने इस सवाल को टाल दिया और कहा कि ये उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो नतीजों के बाद ही तय करेगा। कैमरामैन दुष्मंत के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, अहमदनगर। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे नितिन गडकरी का विवादित बयान और महाराष्ट्र में क्या है कांग्रेस का दावा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पेड न्यूज और वोट के बदले नोट के बयान पर कायम है। हालांकि उन्होंने लातूर में मतदाताओं से पैसे लेने के अपने बयान का गलत मतलब निकाले जाने की बात जरूर कही। चुनाव आयोग ने लातूर में दिए बयान पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया कर्मियों के लिए अलग अलग पैकेज के अपने बयान पर कायम हैं। प्राइवेट न्यूज चैनल एनडीटीवी से बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ मीडिया वाले पैकेज मांगते हैं। और कैमरा बाजू में रखकर किसी भी उम्मीदवार से बोलिए, किसी पार्टी के पूछिए, अगर आपको ये सवाल नहीं मिला तो आप मुझे दो दीजिए। हर आदमी बोलता है हमारा पैकेज क्या है। वहीं चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद नितिन गडकरी अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार किया है। एनडीटीवी से बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। पहली बात मैंने ये कहा है कि ये चुनाव में जो कुछ चल रहा है इसके फंदे में मत पड़िए। ये चुनाव आपके भविष्य को तय करने वाला है। जो लोग ऐसे कोशिश करेंगे इसके बहकावे मत आइए। पहली बात करो कि मैंने गलत कुछ कहा नहीं है, तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। रविवार को लातूर की एक चुनावी सभा में नितिन गडकरी ने मतदाताओं को वोट के बदले मिलने वाले पैसे लेने की बात कही थी। खाऊन घ्या, प्यायचं ते पिऊन घ्या, मिळालं ते ठेवून घ्या। हरामाचा माल गरिबाकडे जाण्याची हीच वेळ आहे, तेव्हा लक्ष्मीला नाही म्हणू नका। चुनाव आयोग ने पहली नजर में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है और बुधवार शाम तक जवाब मांगा है। उधर कांग्रेस ने नितिन गडकरी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आयोग की कार्रवाई को सही ठहराया है। मैं चुनाव आयोग से ऐसी डिमांड करूंगा कि नितिन गडकरी को आगे कैंपेन करने से रोकें, क्योंकि सांप्रदायिक उन्माद या धार्मिक उन्माद फैलाने से भी ज्यादा खतरनाक बयान नितिन गडकरी का है। पैसा कोई भी अगर आपको ऑफर करता है तो पैसा ले लेना भी गुनाह का एक भाग बन जाता है। अबेटमेंट टू क्राइम पिनल कोड के या फिर पोल कोड के मामले में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस उन्हें सही दी है। अब उसका जवाब क्या देते हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो कहा उसमें मैं कायम हूं और मैंने कोई गलत बात नहीं की। नितिन गडकरी के बयान से पेड न्यूज और चुनाव प्रचार के दौरान काले धन के इस्तेमाल की बहस फिर शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने पेड न्यूज को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। 2009 में चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। यह मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता नारायण राणे का कहना है कि 15 साल में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में खासा विकास किया है और इसी मुद्दे को लेकर पार्टी चुनावी रण में है। नारायण राणे से बातचीत की हमारे संवाददाता अमृतांशु राय ने। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राणे साहब। किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनाव में? विकास का मुद्दा लेके हम प्रचार कर रहे हैं और करेंगे। 15 साल में 15 सालों में कांग्रेस की जो यहाँ सत्ता थी काफ़ी तरक्की डेवलपमेंट के काम किए। वो काम देखते हुए हमें विश्वास है कि इस बार हमें आम जनता कांग्रेस को वोट करेंगी और उस कांग्रेस की यहाँ सत्ता आ सकती है। एंटी इनकम्बेंसी का आपको असर नजर आ रहा है कहीं पर? नहीं आ रहा है। इसका वजह भी है कि जो अपोजिशन होते हुए भी अपोजिशन का रोल अदा नहीं किए, वो सत्ता पे आके क्या काम करेंगी। उन्होंने चुनाव के दरमियान
जो हमें आश्वासन दी थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई कम होने वाली है, वेजिटेबल से लेके हर चीज़ का दाम बढ़ने से आम जनता उस सरकार पे नाराज है। कितना नंबर देते हैं आप सीटों के मामले में अब कांग्रेस पार्टी को पूरे महाराष्ट्र? हमारा अंदाजा है अभी का जो वातावरण बना है उस वातावरण में हमें 155 से 160 तक सीट मिलना चाहिए। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे हरियाणा की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं हरियाणा की। चुनाव खर्च के ब्यौरे में खामियां पाए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। इनमें कुछ प्रत्याशियों ने अपना लेखा जोखा पेश नहीं किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक अगर तय समय में सही रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो इनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी। जिन प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया है उनमें INLD प्रत्याशी कुलभूषण गोयल, बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता, SJC प्रत्याशी रविंद्र रावल, कांग्रेस प्रत्याशी DK बंसल और BSP के विश्व दीपक शर्मा शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सिरसा के रनिया में एक सभा को संबोधित किया। इस बार भी उनके निशाने पर यहां कांग्रेस रही। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में हरियाणा का पिछड़ापन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते है। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल की भी आलोचना की। हरियाणा में हुड्डा चौटाला, हुड्डा चौटाला, चौटाला हुड्डा, ये खेल बहुत हो गया। हरियाणा को बर्बाद कर रख दिया। जात पात के आधार पर हरियाणा का वोट मांगकर अपने बेटे बेटियों का घर बनने के अलावे इन नेताओं ने कुछ नहीं किया है। और अब समय आ गया, हरियाणा को विकास की यात्रा तेज करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताना पड़ेगा। और उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने होडल में रैली कर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करके बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में लोगों को गुमराह किया, लेकिन जनता अब झूठे वादों की हकीकत जान चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को विकास की दौड़ में सबसे आगे बताया। चीनी का गन्ने का भाव तो हम देते हैं सबसे ज्यादा पूरे देश में, 310 रुपए प्रति क्विंटल सारे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार देती है। गुजरात में क्या भाव मिलता है पता करो, 220 रुपए क्विंटल। 1 क्विंटल में 90 रुपए ज्यादा हरियाणा में देते हैं। तो ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं भाई। जितनी जल्दी इस सरकार की साख करते हमने देखी, पहले कभी नहीं देखी राजनीति जीवन में। तो कांग्रेस का पूरा फोकस विकास को आधार बनाकर चुनावी रण में उतर चुकी है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के विकास को बेहतर बताया। उन्होंने तीसरी बार कांग्रेस सरकार बनने का दावा भी किया। उधर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में एक रोड शो कर जनता से वोट मांगे। सोनीपत की सड़कों से गुजरता ये काफिला कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो का है। वो सूबे में कांग्रेस के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान किसान की स्थिति मजबूत हुई है। पूरे प्रदेश में किसान को, गरीब आदमी को मजबूत करने की कोशिश हुई है। हर गांव तक विकास को लेकर जाने की कोशिश हुई है। चाहे किसान के फसल के भाव बढ़ाने की बात हो, किसान को चाहे 10 पैसे यूनिट पे बिजली देने की बात हो। चंडीगढ़ में पार्टी नेता राजीव शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हरियाणा के विकास को बेहतर बताया। विकास क्या होता है, विकास का मॉडल क्या है और गुजरात से कितना बेहतर विकास का मॉडल है। पूरी तुलनात्मक जो है, एक ने सबके सामने तस्वीर पेश की है और एक तरफ सिर्फ वादे हैं, वादों का पुलिंदा है और कोई सबूत इस बात का नहीं है क्योंकि वादे पूरे होंगे कि नहीं पूरे होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जनसभाओं में 9.5 साल के कामकाज की उपलब्धियां गिना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। INLD प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने आज पंचकुला में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हुड्डा सरकार की आलोचना की। साथ ही
शिक्षक भर्ती घोटाले में खुद को निर्दोष बताया। इल्जाम ये लगाया गया था कि 3202 शिक्षकों से पैसे लेकर के हमने नौकरी दी थी। मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, किसी एक शिक्षक की नहीं, किसी एक अधिकारी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। अगर 3202 लोगों को नौकरी देने के नाम पर, उनके घर में चूल्हा जलाने के नाम पर अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं तो सारी उम्र इस किस्म के काम करूंगा, चाहे मेरी सारी उम्र जेल में कट जाए। और हरियाणा की राजनीति पर और बातचीत करते हैं विशाल दहिया से। विशाल, जिस तरीके से दिख रहा है बीजेपी का फोकस है कि बेहतर मॉडल नहीं है, करप्ट मॉडल है, कांग्रेस विकास के एजेंडे पर आगे है और चौटाला साहब कह रहे हैं कि अगर शिक्षक भर्ती करने पड़े और जेल और रहना पड़े तो कोई गुरेज नहीं होगा। कुल मिलाकर माना जाए कि तीनों ही पार्टियों का स्टैंड बहुत साफ है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर, और क्योंकि अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है तो सभी राजनीतिक दलों के बीच वार और पलटवार का जो दौर है वो थोड़ा सा और जोर पकड़ेगा अगले 2-4 दिन में। और दावे जिस तरह के हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो घोषणा पत्र में किए गए हों या फिर रैलियों में जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो जो दावे कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से विकास का दावा है, भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे हैं विकास कम करने के, ना करने के या फिर भ्रष्टाचार के, और इसके अलावा जो ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है उनकी तरफ से जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं, एक तरीके से किया जाए पक्षपाती विकास करने के, और उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि एक साफ, स्वच्छ और सारे काम करने वाली और समय पर काम करने वाली और ज़्यादा विकास करने वाली सरकार लेकर आएंगी। तो निश्चित रूप से तीनों ही दलों की तरफ से वादे जो किए जा रहे हैं वो जोर पकड़ रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे दल हैं वो भी कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ रहे हैं। उनके जो इलाके हैं, या खासतौर पर कहा जाए कि उनके जो जिन विधानसभा हलकों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, उन विधानसभा क्षेत्रों में वो जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर वो चुनाव को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा मज़ेदार बना रहे हैं। तो जो त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय मुकाबला बहुत सारी सीटों पर हरियाणा में इस बार देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे 19 तारीख को, 15 को वोटिंग है, उसके बाद 19 को जो नतीजे आएंगे वो बहुत ही रोचक नतीजे होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया विशाल दहिया इस पूरे अपडेट के लिए। विशाल दहिया बता रहे थे हरियाणा की राजनीति किस तरह से इस वक्त है, चुनाव प्रचार में कौन से बड़े मुद्दे हैं, बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियों के मुद्दों में किस तरह का फर्क है। तो फिलहाल लोकतंत्र 2014 के सफर में इतना ही। आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ।